नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल E5 मोटिवेशन। और आज मैं बात करूंगा आपसे एम फार्मेसी के बारे में। एम फार्मेसी थीसिस राइटिंग। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फॉर ITD, जो कि ज़्यादातर बच्चे अभी फेस कर रहे हैं। इसके बाद आएगा MTD, मिड टर्म एंड फाइनल थीसिस डिसर्टेशन। तो अभी अगर हम ITD इनिशियल प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ITD रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो हमें क्या काम करना है और इसी रिपोर्ट्स को आगे एक्स्ट्रापोलेट करके हम फाइनल थीसिस बना पाएंगे। तो पहले से रिपोर्ट इतना अच्छा बनाना कि फाइनल थीसिस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने समझने हैं। जैसे कि जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आपका आता है टाइटल, सिलेक्शन ऑफ टाइटल। आप किस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कैसे काम करोगे, क्या काम करोगे, इसका मोटिव क्या है, इसका रेशनल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर मिलता है वो टाइटल में मिलता है। तो टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ जस्टिफाई करे। तो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा आपका प्रोजेक्ट टाइटल के पीछे रहता है, सबसे फ्रंट में टाइटल रहता है। तो टाइटल बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करें, अच्छे से लिखें। टाइटल हो गया, उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। अभी जिस फील्ड में, जिस फॉर्मुलेशन पे, जहाँ पे आपने काम करना सोचा है उसके बारे में अच्छा लिटरेचर रिव्यू करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप बाद में काम करने वाले हो। तो लिटरेचर रिव्यू मस्ट बी थरो, पूरा डेप्थ डिटेल अच्छे से करना है, अच्छे से फाइंड आउट करना है, सारी चीज़ें समझना है विथ सफिशिएंट एंड रिलीवेंट। तो जो भी लिटरेचर रिव्यू आप लेते हो, जो भी आप पढ़ते हो, रिसर्च पेपर्स, रिव्यू पेपर्स, पेटेंट्स या कुछ और इन्फॉर्मेशन कहीं से पढ़ते हो, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन सफिशिएंटली पढ़ना है और जो टाइटल आपने डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपके पास सफिशिएंट लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। और जो लिटरेचर रिव्यू आप लेते हो या कलेक्ट करते हो वो रिलीवेंट भी होना चाहिए और हाईलाइटेड प्रॉपरली। मतलब आप अपना लिटरेचर रिव्यू या आपने जो भी पेपर्स वगैरह लेते हैं उनको पहले अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको काम का लगे, रिलीवेंट लगे, तो उसकी एक हार्ड कॉपी निकालिए। उसको जहाँ जहाँ आपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो रीड आउट किए, आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है, वहाँ पे हाईलाइट करके रखिए। पूरी अच्छी फाइल बनाइए, तो आगे जाके बहुत काम में आएगा। एक्सपेरिमेंटल वर्क, अब थर्ड चैप्टर है। अभी आप काम क्या करने वाले हो पूरे प्रोजेक्ट में, आपका काम क्या रहेगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करोगे। तो ये बेस्ड ऑन DOE भी होता है, बहुत बार डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज़ करके हम स्टडी करते हैं, बहुत बार रैंडम भी होती है, अनडिज़ाइन मतलब रैंडम ट्रायल्स लेते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि DOE लेना है वहाँ पे आप DOE ले सकते हो, उसका अच्छा थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, उस पर थोड़ा काम कर लीजिए। कभी हम भी इस पर वीडियो बना के डाल देंगे DOE के लिए। और आपके कुछ ऐसे हैं ट्रायल्स, तो आप रैंडम भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी है उसका प्लानिंग प्रॉपर करना है, सिलेक्शन अच्छे से करना है। जो भी डिज़ाइन आप करते हो अच्छे से सिलेक्ट करनी है। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, आप जो भी डेटा आपको मिलता है आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क से, उसका अच्छे से स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ही अपना कंक्लूजन देना है। कोई दो चीज़ या दो सेट्स ऑफ डेटा आपको मिलता है, दो डेटा तो बहुत सारा मिलेगा, तो उनको कंपेयर करने के लिए ऐसे ही देख के कि ये कम है, ये ज़्यादा है, इट इज़ बेटर, दैट इज़ बेटर, ऐसा नहीं करना है। आपके जो सेट्स ऑफ डेटा है उसको एनोवा है या अलग अलग, जैसे कि कोई भी रैंडम सेट्स ऑफ डेटा पे आप एनोवा अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे स्क्वायर भी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका टू सेट्स ऑफ डेटा है तो आप टी टेस्ट, एप टेस्ट, बराबर है। ऐसे या तो फिर डिजोल्यूशन डेटा है तो आप F2 टेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका रिलीवेंट स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट है वो आप अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन विदाउट स्टैटिस्टिक आपका डेटा कुछ काम का नहीं होता है। ऑलवेज कंपेयर विथ योर प्रिपरेशन, योर प्रोडक्ट विथ सम स्टैंडर्ड। अगर आप कुछ नया काम कर रहे हैं तो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से आपका फॉर्मुलेशन कैसे बेटर है या कितना बेटर है ये दिखाइए, या फिर आपका खुद का एक इन हाउस स्टैंडर्ड आप प्रिपेयर कीजिए और आपका टेस्ट जो भी सैंपल्स है उनके साथ प्रिपेयर। बहुत बार क्या होता है कि जो आप ड्रग के साथ काम कर सकते हैं, API के ऊपर काम करते हो, तो वो API की इफेक्ट चेक करने के लिए उसी एरिया में, उसी कैटेगरी में कौन सी ड्रग जो स्टैंडर्ड एज अ मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड या फिर पॉपुलर स्टैंडर्ड यूज़ होती है, उसके साथ कंपेयर कीजिए कि यस इसकी इफेक्ट क्या है। तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करना ना भूलें। एट द एंड आपका कंक्लूजन उसी के बेस पे होना चाहिए। टाइम एक्टिविटी प्लान कर दीजिए। आप जब भी आपका एक सर्च खत्म हो जाता है, आपका जब टाइटल हो जाता है तो लिटरेचर रिव्यू खत्म हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये सब पूरा एक टाइम प्लानिंग होता है। आप 6 महीने तक लिटरेचर रिव्यू करते रहोगे तो एक्सपेरिमेंट कब करोगे। और लिटरेचर रिव्यू करते करते भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको कुछ लगा, कुछ अच्छा आर्टिकल मिला, अच्छा पेपर मिला, आपको कुछ आइडिया आया, फिर उसको सिलेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। उसके बेस पे आप ट्रायल लिए, वो ट्रायल सफिशिएंटली आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं ये होता है, ये मुझे रिजल्ट में कुछ फ्रूटफुल मिल रहा है।
तो ही आप उसको आगे ले लीजिए। यानी ट्रायल तो आपको लेना पड़ेगा। ओनली एंड ओनली रीडिंग एंड लिटरेचर रिव्यू के बेस पे आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपना सिलेक्ट करो, डिसाइड कर लो, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी आपको आइडियाज़ आते हैं, जो भी अलग अलग ड्रग्स मिलते हैं, पॉलीमर्स या मेथड्स कुछ मिलते हैं, तो उनका एक छोटा ट्रायल ले लो। एक्चुअली वो होता कैसे वो भी पता नहीं होता बहुत लोगों को, तो वो मेथड कैसे होती है, वो उसमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, कैसे वो सेटअप्स होता है, तो ट्रायल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग करिए, परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए आपके पास। जब आप काम स्टार्ट करें आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और प्लानिंग करने के बाद भी उसका टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आप कितनी बैचेस प्रिपेयर करने वाले हो, आपके प्लानिंग के हिसाब से 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी बैच होती है, हर एक बैच प्रिपेयर करने के बाद उसका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन के बेस पे कुछ कंपैरिजन होता है, उसके बेस में आपको कुछ आइडिया आता है कि हाँ भाई इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। वो हर पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छे से प्लानिंग करके आप अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क ख़त्म करोगे। आप डेटा लोगे, डेटा का अच्छे से एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आपका कंक्लूजन वगैरह देके आप अपना वर्क फिनिश करते हो। जब आपका वर्क फिनिश हो जाता है तो आपको रेफरेंसिंग भी आएगा कि जो भी आप काम करें उसमें अच्छा सा रेफरेंसिंग आपको, इसके लिए अच्छे से पेपर्स और लिटरेचर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी ये हो गई एक नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने पूरा प्रोजेक्ट सिलेक्शन से एंड तक। अभी जब आप थीसिस या रिपोर्ट बनाते हो, जैसे कि अभी आईटीडी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आईटीडी की छोटी सी थीसिस होती है, एक रिपोर्ट होता है, तो उसके लिए कैसे काम करेंगे तो वो मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिए। इसी के बेस पे आप जा सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो मैंने जैसे बोला कि पहले हम पूरा सर्च करते, पूरा रीड आउट करते, तो यू सर्च द फॉर्मुलेशन अप्रोच और डिसीज़ कंडीशन जहाँ पे आपको काम करना है। तो आप सोचोगे कि ये फॉर्मुलेशन पे मुझे काम करना है या इस डिसीज़ पे मुझे काम करना है, तो उसके बाद उसकी स्टडी कीजिए कि वो फॉर्मुलेशन है तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, डिसीज़ है तो उसमें क्या क्या होता है, कौन सी ट्रीटमेंट आती है। फिर फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, थर्स्ट एरिया क्या है, कहाँ पे काम किया जा सकता है। एक बार आपको कुछ चैलेंज या सॉल्यूशन मिलते हैं तो फिर सोचिए कि इसको क्योर कैसे किया जाए, ये चैलेंज को सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो फिर आप उस पर काम कीजिए तो आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। फिर आप जस्टिफाई करने का ट्राई कीजिए कि ये ऑल्टरनेटिव या सॉल्यूशन सिलेक्ट करके अगर प्रोजेक्ट बनाए तो क्या वो जस्टिफाई होता है, क्या ये चीज़ काम का करेगी, ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, सूटेबल है। तो आप स्टडी की सूटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और पूरा देख के आप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड चैप्टर में लिख सकते हैं कि आपने कैसे ये फ्लो में प्लान किया, वो सब आपको यहाँ पे आएगा। इसके बाद एम एन ऑब्जेक्टिव, तो ये पूरा सर्च या इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड पढ़ने के बाद, सर्च करने के बाद आप पहुँचोगे कि यस दिस इज़ माई एम, मैं इस पर काम करूँगा, एंड दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो मैं बाद में मैच कराऊँगा। तो एम एक आपको डिफाइन करना है जो आपका टाइटल बन जाएगा। फिर आपको ऑल द ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट आउट करते हैं स्टेप वाइज या पॉइंट वाइज इन फ्लो, टेकिंग इनटू अकाउंट योर एक्सपेरिमेंट वर्क, आप जो बाद में काम करने वाले हो जिस हिसाब से, जिस सीक्वेंस में। एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। आपको ऐसा नहीं कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स रख दिए, इतना सारा काम अपने सीक्वेंस में ले लिया, किया ये करूँगा फिर वो करूँगा फिर वो करूँगा, तो साल भर में भी खत्म ना हो। आपके पास जितना टाइम पीरियड अवेलेबल है आपका कोर्सेज के हिसाब से, जैसे कि 6 महीना मिलता है, 7 महीना मिलता है, 1 साल मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट मच इनफ, उससे ज़्यादा नहीं। द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। हाँ, वो आप जो आप कर पा रहे हो, कर सकोगे या करने वाले हो, वैसे ही पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में लिखिए। जो आप करने नहीं वाले हो या कर सकते नहीं हो वो लिख के फिर आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर रहे हो कि लिख रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तो इनसफिशिएंट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, मतलब डेफिशिएंट रहेगा कि ना ये बाकी रहा। और जितना करना ज़रूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा, तो आप अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी स्टडी को। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। तो जो आपने लिटरेचर का कलेक्ट किया है अभी तक, आपने अच्छे से जो आर्टिकल, जो पेटेंट्स वगैरह लिया है वो अच्छे से कलेक्ट कर दिए, उनका फाइल बनाइए, फाइल को मेंटेन करिए, अच्छे से उनको रीड आउट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, एंड जो भी रेफरेंस है वो नोट डाउन कीजिए। आपके पास हर एक मेथड, जितने भी मेथड्स आप यूज़ करते हो अपनी स्टडी में, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस होना चाहिए, या वो सेम टू सेम मेथड आप यूज़ कर रहे हो या उसका मॉडिफाइड वर्जन, लेकिन आपका कुछ रेफरेंस होना चाहिए। कुछ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कुछ पॉलीमर यूज़ कर रहे हो, किसी प्रपोर्शन में यूज़ कर रहे हो, तो पहले कौन से प्रपोर्शन में यूज़ हुआ है, कौन से फॉर्मुलेशन में यूज़ हुआ है, कहाँ तक उसकी वैलिडिटी है, कहाँ तक उसका अप्रूवल है, वैसा सब आप लिटरेचर रिव्यू में आपका आना चाहिए। तो लिटरेचर रिव्यू अपना उतना सफिशिएंट और अच्छा होना चाहिए जो आपका सारा प्रोजेक्ट का जो काम है वो कवर कर सके। मटेरियल्स एंड मेथड, तो यहाँ पे आप जो मटेरियल आप लेने वाले हो, जो काम करने वाले हो, उनका प्रोक्योरमेंट आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर देते हो तो मटेरियल का एक्सपेरिमेंटल वर्क आपका चालू हो जाएगा। तो मटेरियल मेथड चैप्टर में आपने जो मटेरियल्स आपने मंगाए हैं या जो मंगवाने वाले हो, जो सिलेक्ट किए, उन सभी का नाम,
उनका ग्रेड कौन सा यूज़ या कोई डिटेल है तो वो कौन सा ग्रेड या कौन सी डिटेल पे आप वो मंगा रहे हो, कहाँ से मंगा रहे हो, सप्लायर का नाम। तो एक टेबुलर फॉर्म में अच्छे से लिख देना है कि यस दिस इज़ व्हाट आवर मटेरियल्स एंड दिस इज़ आवर सप्लायर, यहाँ से हमें मिलने वाला है, ये हमने ले लिया है। उसके बाद अब जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, बाद में जो मेथड पे काम करने में, अगर आप टैबलेट प्रिपेयर करें तो टैबलेट कौन सी मेथड से प्रिपेयर करने वाले, उसका इवैल्यूएशन में कौन से टेस्ट आएंगे, हर एक टेस्ट को परफॉर्म करने की कौन सी स्टैंडर्ड मेथड रहेगी, वो सारी मेथड अच्छे सोर्स से यहाँ पे लिखनी है और रेफ़र करना है, साइट करना है मतलब। और आईपी से ले रहे हो तो आईपी, बीपी से ले रहे हो तो बीपी, अगर कोई नॉन फार्माकोपियल है, कोई रिव्यू पेपर है, रिसर्च पेपर है, लेकिन हर एक के लिए और मेथड के लिए आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। इक्विपमेंट भी आपको लिस्ट आउट करना है, कौन से इक्विपमेंट पे, कौन से मॉडल पे आप काम करने वाले हो। आपके पास यूवी सबके पास होता है, लेकिन मॉडल नंबर अलग होता है, 1600 होता है, 1700, 1750, 1800, राइट, 1400 किसी पास हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। तो वो मॉडल नंबर, मेक, सिंगल बीम है, डबल बीम है, HPLC है तो कौन सा, आइसोक्रेटिक है, ग्रेडियंट है, कौन सा मॉडल है, उसका नंबर है, सब आपको लिखना है। और ब्रांड कौन सी, कंपनी कौन सी, सिमार्जू है, एनालिटिकल है और कौन सी है, राइट। और इसी चैप्टर में आप ड्रग एंड एक्सिबिएंट प्रोफाइल भी इंक्लूड करनी है। ड्रग जैसे कि उन दोनों की जब प्रोफाइल लेते हो, तो जैसे ड्रग लिया तो ड्रग का नाम, उसका IUPAC नेम, उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबिलिटी, लॉग पी वैल्यू, फिर उसका बायोबिलिटी, हाफ लाइफ, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल है तो इंटरेक्शन कुछ है तो, बाकी सब डेटा जो भी आपको मिलता है ड्रग प्रोफाइल में पूरा ले लेना है। वैसे एक्सिबिएंट प्रोफाइल, एक्सिबिएंट का नाम क्या है, सोर्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अगर कहीं पे ऑफिशियल है तो ठीक है, IIG स्टेटस उसका क्या है, अब तक कहाँ पे यूज़ हुआ है, कितनी अमाउंट तक यूज़ हुआ है, सॉल्युबिलिटी क्या है उसकी, और विस्कोसिटी क्या है उसकी, और कुछ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है उसका, किसी ड्रग के साथ अगर कोई इंटरेक्शन है तो वो कोई स्पेसिफाइड है तो वो क्या है। तो ये पूरा एक्सिबिएंट प्रोफाइल में आपको देना है। यानी आप वर्क स्टार्ट करो उससे पहले अपने मटेरियल्स को आप अच्छे से जानते होने चाहिए, अपनी मेथड्स को आपको पता होना चाहिए, कौन सी मेथड्स है, कौन सी इक्विपमेंट है, कौन सा मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ, सबके बारे में सब डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद जाते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क पे, तभी आपका शुरू होता है रियल एक्सपेरिमेंटल वर्क। डिज़ाइन द वर्क प्रॉपर्ली, अगर प्रॉपर्ली नहीं किया तो आप टाइम पे फिनिश नहीं कर पाओगे। टेक सफिशिएंट ट्रायल्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, एक्सिपिएंट्स एज वेल एज वर्किंग ऑफ योर इक्विपमेंट। अच्छे से ट्रायल लेके पूरा एक्वेंट हो जाना है, आपका जो मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो उसकी विस्कोसिटी कितनी जनरेट करता है, और चिपचिपा है, हाइग्रोस्कोपिक है, कुछ और प्रॉब्लम है, कोई लाइट सेंसिटिव ड्रग है, तो उनके हिसाब से आपको एक्वेंट होना है। एक्सिपिएंट्स भी आप जो यूज़ कर रहे हो या इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हो उससे एक्वेंट होना है। कंप्लीट द फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बैचेस एज पर प्लान। आपने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से जितनी बैच बनानी है उतनी बैच को आप बारी बारी सीक्वेंस में प्रिपेयर कीजिए, उनका एनालिसिस। कैसा नहीं कि पहले सारी बैच बना ली, 30 बैच बनाने वाला पहले 30 की 30 बैच बना ली, फिर बारी बारी इवैल्यूएशन, ऐसा नहीं है। उसका एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये 5 बैच किसी एक पॉलीमर के साथ में बनाऊंगा, उसका इवैल्यूएशन कीजिए, उसमें से जो अंडरस्टैंडिंग मिलता है, जो कंक्लूजन मिलता है वो आप समझिए, फिर दूसरा पॉलीमर या दूसरा जो भी कॉम्बिनेशन है आपका वो उससे प्रिपेयर कीजिए, उससे समझिए कि इसमें क्या कंक्लूजन आता है। अगर बीच में कभी स्टडी में प्लान चेंज भी करना पड़े, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो रिजल्ट ना भी आए, तो हर बार आप इवैल्यूएशन करते जाएंगे तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने प्लान में अपनी कॉम्बिनेशन में कुछ एडिट भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सारी बैच एक साथ बना दिया, एक साथ इवैल्यूएट कर ली। तो आपको सीक्वेंस में कंटिन्यूसली प्रिपेयर एंड इवैल्यूएट। राइट रिलीवेंट डिस्कशन फॉर एनी सिलेक्शन और रिजेक्शन। यहाँ पे जब आप कुछ सिलेक्ट करते हो या कुछ रिजेक्ट करते हो तो रिलीवेंट कुछ डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। जो भी बैच आपकी आती है तो वो बैच में या कुछ सीक्वेंस ऑफ बैचेस में आपको कंटिन्यूसली कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है तो किसकी वजह से है, कोई पॉलीमर या जो भी इंग्रेडिएंट आपने यूज़ किया है वो आइडेंटिफाई कीजिए कि सारी बैचेस में क्या कॉमन है जिसकी वजह से ये चेंज या इंप्रूवमेंट आ रहा है। उसके बाद उनका प्रोपोर्शन देख लीजिए, कौन से प्रोपोर्शन में, कितने प्रोपोर्शन में वो चीज़ इंप्रूव हो रही है। उसके बाद जस्टिफाई कीजिए कि यस एट दिस प्रोपोर्शन आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट। तो वैसे आपको उसको जस्टिफाई करना है। अप्लाई स्टैटिस्टिक, तो हमेशा हर जगह जहाँ पे सिलेक्शन या रिजेक्शन आता है वहाँ पे स्टैटिस्टिक आपको लगाना ही है, और स्टैटिस्टिक के बेस पे ही आपको अपना कंक्लूजन निकालना है। समरी, अगर आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल वर्क आपने ख़त्म कर लिया है, आप सीक्वेंस में वन बाय वन जितनी भी बैचेस बनानी है सारी बैचेस आपने ले लिए, बैचेस को स्टडी कर लिया है, मार्केट कंपैरिजन भी हो गया है, सब हो गया है, समझो कि आपका काम फिनिश हो गया है। अभी उसके बेस पे आपका एक कंक्लूजन आना चाहिए। तो पहले समरी ले लो, शुरुआत से एंड तक आपने कैसे अपना स्टडी प्लान किया, पहले क्या सिलेक्ट लिया, स्क्रीनिंग किया, फिर कौन सा बैचेस लिया, उसको किस हिसाब से स्क्रीनिंग एडजस्ट किया, फिर ये किया। तो एक फ्लो चार्ट जैसा बना लो, उसमें फ्लो में लिख दो पूरा सा समरी, आपने क्या किया, कैसे किया, और उसके बाद अपना कंक्लूजन दीजिए कि इन द करंट स्टडी आपने स्टार्ट किया था टाइटल में कुछ लेके
कि ये करना चाहता हूँ, फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सो एंड सो, या प्रिपरेशन ऑफ सो एंड सो, या डेवलपमेंट ऑफ सो एंड सो, तो वो बराबर कैसे मैच हुआ, आपने वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया, सक्सेसफुली हो गया, जो आप चाहते थे कि बायोबिलिटी एनहांसमेंट हो, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट हो, या सस्टेन रिलीज हो, तो वो अचीव हो गया कि नहीं, मतलब वो कंक्लूजन में आपको अच्छे से लिखना है। और इसके साथ साथ फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी आपको देना है कि इसके बाद आगे क्या काम हो सकता है। तो ये लिखना एक अच्छी बात है कि यहाँ तक मैंने काम किया, आगे और भी काम हो सकता है, या हम खुद भी इसमें आगे ये काम करने वाले थे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में आपका क्या है, आप उसमें लिख सकते हो। एक्नॉलेज करना ना भूले कभी भी अपने काम को, जिसकी भी हेल्प मिली हो, सपोर्ट मिला हो, गाइडेंस मिला हो, हमेशा उनका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, पर वो ऑफिशियल होना चाहिए। ऑफिशियल सोर्स से आपको जो भी हेल्प मिली है वो एक्नॉलेज करना पड़ता है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपका स्टडी का जो पार्ट है, आपकी कॉलेज का जो सिंपल हेल्प है, आपकी गाइड का या प्रिंसिपल का, वो एक्नॉलेज करने के काम नहीं है, वो दैट इज़ रोल पार्ट ऑफ स्टडी, पार्ट ऑफ जॉब। लेकिन इसके बाहर, इस सर्कल से बाहर अगर आपको किसी का हेल्प एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला है तो उसको एक्नॉलेज करना है। जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका प्रोजेक्ट किसी ने स्पॉन्सर किया है, आपको प्रोजेक्ट के बेस पे कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई ग्रांट मिली है, तो वो आप स्पॉन्सर करना, जिसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है जहाँ से आपको सपोर्ट मिला है। अगर आपको गिफ्ट सैंपल मिला है किसी कंपनी से, API का या पॉलीमर का या सॉल्वेंट कुछ अच्छे महंगे वाले हैं, तो उसको आपको करना है। इक्विपमेंट का यूज़ जो आपके पास नहीं है, आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे, अच्छे महंगे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट किसी एजेंसी, किसी कंपनी के पास है और उन्होंने आपको फ्री ऑफ चार्ज या फिर कोई डिस्काउंटेड रेट या मतलब एक तरह की हेल्प की है, तो उनको, अगर वो पैसा बिजनेस है, इफ इट इज़ अ बिजनेस, मार्केट रेट पे किया है, तो इट इज़ नॉट अ वे, बट अदरवाइज़ आपको लगे कि इससे मेरा हेल्प हुआ है, तो उनको एक्नॉलेज करना है। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, किसी ने आपको आउट ऑफ द परव्यू जाके गाइड किया है, आपको लगता है कि ये जो नॉर्मल रूट है उससे ज़्यादा किसी ने अपनी जान डाल दी है, किसी ने आपके लिए इंटेलेक्चुअल को सपोर्ट दिया है सर्कल से बाहर जाके, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और रेफरेंसिंग, तो रेफरेंसिंग में इतना याद रखें कि आप जो अपनी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन फॉलो कीजिए। यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जैसे दी है, ऑथर के नाम कैसे लिखने, 3 ऑथर से ज़्यादा ऑथर आता है तो एटल लिख देते हैं, किसी में 4 ऑथर तक लिखना है तो जो गाइडलाइन में बताया उतने तक ऑथर के नाम लिखने, फिर फुल स्टॉप है या कॉमा है, कुछ चीज़ इटलिक में है, कुछ चीज़ बोल्ड में है, कई जर्नल का नाम शॉर्ट में लिखना होता है, कई जर्नल का नाम फुल में लिखना होता है। तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो स्टाइल है, जो गाइडलाइन में, उसको एग्जैक्टली फॉलो कीजिए। आपके सारे रेफरेंस फिर उसी स्टाइल के होने चाहिए, रेफरेंसिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, जब फॉर्मेट अच्छा है तो ही कंटेंट को देखने जाएगा, अगर फॉर्मेट में गड़बड़ है तो कंटेंट देखने का मज़ा नहीं आता है। इसलिए फॉर्मेट को हमेशा परफेक्ट कर लीजिए, कंटेंट अपने आप अच्छी लगने लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। ये है पूरा गाइडलाइन। आपको एमफार्म थीसिस बनाने का जो प्रीलिमिनरी अभी चल रहा है, ITD चल रहा है, तो ITD कैसे बनाना है, इन फ्यूचर थीसिस भी बनाना है, तो इसी के बेस पे, इसी सीक्वेंस पे आप आगे बढ़ सकते हो। और जब थीसिस का टाइम आएगा, एक और वीडियो लेके हम आएंगे, थीसिस में पूरा डिटेल चैप्टर वाइज कैसे जाते हैं, थोड़ा सैंपल लेके भी हम बताएंगे कि इसमें कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको काम का लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ पहले से अवेलेबल है, आगे भी आते रहेंगे, और ऐसे वीडियो को लेने के लिए आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।